नमस्कार, मैं अमन रावत। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत सरकार वोटर लिस्ट में फर्जी या डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने की बात कहती है, मिथ या शिफ्टेड वोटर्स की छंटनी का दावा करती है, एक तरह से वोटर लिस्ट के सत्यापन की बात कहती है। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इसे लेकर खूब बवाल मचा। कुछ इसी तरह का हंगामा इन दिनों उत्तराखंड में मचा हुआ है। उत्तराखंड में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर यहाँ इन दिनों SIR की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उत्तराखंड की कई विधानसभाओं की वोटर लिस्ट में लोगों द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई है और इन आपत्तियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस ने इन आपत्तियों को झूठा बताया है। कांग्रेस नेता अमरेंद्र सिंह बिष्ट ने बीते दिनों सोशल मीडिया में उत्तराखंड में चल रही SIR की इस प्रक्रिया को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उनका खुलासा करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो SIR की इस प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करती है। जी, अमर ठाकुर जी का नंबर है। मैडम, ये निर्वाचन आयोग में आपत्ति लगा रखी है और उसमें आपका नंबर दर्ज है अमर ठाकुर जी के नाम से। आपकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है ना? ठीक है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, ये देहरादून का ही मतलब ये मसूरी विधानसभा में आपत्ति लगाई है। आप किस विधानसभा में रहते होंगे? ये मसूरी विधानसभा के किसी बूथ पर आपत्ति लगाई है SIR में। तो आप क्या मसूरी विधानसभा में रहते हैं? नहीं, रुड़की की तरफ। अच्छा, रुड़की की तरफ। तो मेरा घर है वहाँ, बट मैं वहाँ रहती नहीं, मैं दिल्ली रहती। हेलो। हेलो, हाँ मनीष जी। मनीष नहीं बोल रहे? या मनीष जी, ये निर्वाचन आयोग में ये नंबर मनीष पंवार के नाम से फीड है। मनीष कुमार का आपको नंबर गलत मिल गया है। ये आपके नाम से आपत्ति लगा रखी है मसूरी विधानसभा में। विधानसभा में? हाँ, ये नंबर आपका यही है ना, 98 नंबर यही है। अब इसमें आपकी तरफ से जरीना नाम की किसी महिला के खिलाफ आपत्ति की गई है। ये गलत की गई तो? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। अच्छा, आप बरेली से बोल रहे हैं। यस। तो आपके नंबर से जो है ये किसी ने फर्जी कर दिया है ना? फर्जी कर दिया किसी ने। चलिए भाई साहब, आपका देहरादून से कोई लेना देना नहीं ना? देहरादून से कोई लेना नहीं। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के अल्पसंख्यकों को एक प्लानिंग के तहत टारगेट किया जा रहा है और मतदाता सूची से उनका नाम हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। नियम के मुताबिक आपत्तिकर्ता अपनी ही विधानसभा के मतदाता पर आपत्ति लगा सकता है, लेकिन जिन नामों से आपत्तियां लगाई गई हैं उनके फ़ोन नंबर्स दिल्ली, बरेली और गाजियाबाद जैसे शहरों से, कुछ तो छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों से भी हैं। एक ही नाम से हजारों आपत्तियां लगाई गई। कांग्रेस नेता अमरेंद्र सिंह बिष्ट जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, फॉर्म 7 के तहत जिस तरह से किसी मतदाता पर आपत्तियां दर्ज की जाती हैं, वो प्रोसेस क्या है? देखिए, अगर आपको किसी भी मतदाता पर आपत्ति दर्ज करनी है तो निर्वाचन आयोग का जो प्रपत्र 7 है, फॉर्म 7 आपको भरना है और फॉर्म 7 में आपको कुछ जानकारियाँ देनी है। अगर आपको आपत्ति स्वयं के लिए करनी है तो आप स्वयं ही उसमें आपत्ति करता हैं और स्वयं ही आप अपने खिलाफ आपत्ति करेंगे कि मैं अपने नाम को यहाँ रखने पर आपत्ति कर रहा हूँ, क्योंकि आप दूसरी जगह जोड़ेंगे, इसीलिए आप अपने नाम पर आपत्ति करेंगे। लेकिन अगर आपको दूसरे व्यक्ति को लेकर के आपत्ति करनी है तो आप आपत्ति करेंगे और उन व्यक्ति का नाम लिखेंगे। आप अपना एपिक नंबर, अपना फ़ोन नंबर, अपना पूरा एड्रेस, अपना सब कुछ आप इसमें भरेंगे और एक घोषणा पत्र भी भरेंगे कि मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ इसको भर रहा हूँ और यदि मैं इसमें कुछ गलत पाया गया तो मुझे इसमें भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो मेरे खिलाफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म 6, 7, 8 कोई भी आपको भरना है तो ये डिक्लेरेशन आपको सब में भरना होगा। तो ये ऑनलाइन इसको भर सकते हैं आप। इसको BLO के माध्यम से भी भर सकते हैं। ये जिस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ ये BLO के पास भरा गया प्रपत्र 7 है।
तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो फॉर्म 7 ऑनलाइन भरा जा रहा है और बाद में वही फॉर्म जब वो तो स्वीकृत होता है तो फॉर्म 10 में आ जाता है और फॉर्म 10 हो जाता है और फॉर्म 10 में फिर वहाँ से फिर नोटिस जाते हैं आपत्तिकर्ता को भी और जिनके खिलाफ आपत्ति है उनको भी, तो फिर उस पर आगे की कार्रवाई बनती है। लेकिन बीते दिनों हमने देखा कि सोशल मीडिया में आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया जो इस SIR की प्रोसेस चल रही है, कई तरह की गड़बड़ियों का आपने खुलासा किया। जी। कई लोगों से आप कांटेक्ट कर रहे थे जिन्होंने आपत्तियां दर्ज की हैं, लेकिन वो नंबर जो है वो अलग अलग शहरों से उनका वो था। जी, तो उस बारे में थोड़ा सा आप बताइए, कैसे आपको एक तो मालूम पड़ा शुरुआत में? दरअसल देहरादून में जब फॉर्म 7 को भरे जाने की अंतिम तिथि 13 तारीख थी, तो लगभग 12 तारीख 11 तारीख के आसपास से ये अचानक से ऐसा हुआ कि अचानक से बहुत सारे फॉर्म BLO के पास आने लग गए और ARO के पास आने लग गए बोरों में भर करके, और फिर शंका हुई कि आखिर ये हो क्या रहा है। और BLO उसमें बहुत दबाव में थे, ARO उसमें बहुत दबाव में थे, लेकिन न जाने क्या मजबूरी रही होगी, किस राजनीतिक दल के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया होगा, उन्होंने उन फॉर्म को स्वीकार करना शुरू किया। तो उसी में जब हम लोग, मैं चूँकि मसूरी विधानसभा का भी इंचार्ज हूँ और संगठन को देखता हूँ, तो मैंने देहरादून के कुछ फॉर्म की कॉपी अपने यहाँ मंगवाई कार्यालय में और फिर हमने इसको देखा और चेक किया। तो बहुत सारे फॉर्म थे, हज़ारों फॉर्म थे, तो उनमें से कुछ रेंडमली मैंने कहा कुछ 10-20 फॉर्म मसूरी के उठा लीजिए, 10-20 डोईवाला के उठा लीजिए, धर्मपुर के उठा लीजिए। तो अलग अलग उठाने के बाद कुछ फॉर्म को लगभग 133 फ़ोन पर 14 और 15 अगस्त को मैंने फ़ोन किया। मतलब आपत्तिकर्ता के नाम को मैंने उस नंबर पर फ़ोन करके जब जानना चाहा तो उनका आपत्तिकर्ता के नाम से कोई मैच नहीं था, कोई मैचिंग नहीं थी, कोई मेल ही नहीं खा रहा था। मैक्सिमम में ऐसा था। और कुछ फॉर्म्स, कुछ नंबर ऐसे थे जिन पर इनकमिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और कुछ फ़ोन नंबर ऐसे थे जो फ़ोन अस्तित्व में ही नहीं थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी इन गड़बड़ियों में जो लोग शामिल हैं, उन्होंने जो मन में आया वो नंबर लिख दिया। तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं थे, कुछ नंबर ऐसे रहेंगे तो इसलिए वो लग नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ जो लगे वो 133 की मैं बात करूँगा तो कोई तेलंगाना में मिल रहा था, कोई कर्नाटका में मिल रहा था, छत्तीसगढ़ में भी थे, झारखंड में भी थे, बिहार में भी थे, यूपी में बहुत ज़्यादा थे। यूपी के ज़्यादातर वोट उसमें लोग थे। और आप देख भी रहे होंगे कि मैं जब वीडियो में बात कर रहा हूँ तो वो लोग उनमें एक अगर उत्तराखंड के भी हैं तो वो उत्तराखंड से उनका मायका है, वो दिल्ली में रहते हैं। और ऐसे ही ये फॉर्म मेरे हाथ में है, आप देख रहे होंगे, ये मनीष का फॉर्म है। इसमें इन मनीष का उल्लेख मैं उस वीडियो में भी कर रहा हूँ। और मनीष पवार ने एक आपत्ति लगाई है मसूरी में, ये जरीना खान के नाम से। तो मनीष के को जब मैंने कोशिश की मनीष से बात करने की तो वो कोई विनोद कुमार निकले, और विनोद कुमार का यहाँ से कोई लेना देना नहीं था। तो इसी तरह ज़्यादातर केसेस में यही आया, जितने फ़ोन नंबर लग सके, और जो नहीं लग सके तो वो नंबर भी फर्जी थे। और बल्कि नियम के मुताबिक तो ये होता है कि मतलब मैं जिस विधानसभा से हूँ तो मैं अपनी ही विधानसभा के मतदाता पर ही वो लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी है? हाँ, ऐसा है कि आप जिस विधानसभा के मतदाता हैं उसी विधानसभा के में आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार किया जाएगा। और उसकी भी एक सीमा है कि आप 5 कर सकते हैं, आप 10 कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो निर्वाचन अधिकारी पहले उसको चेक करेगा, स्वीकार करेगा, उसके बाद उसको स्वीकार करेगा। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में हुआ क्या है कि बहुत सारे मैं जब कह रहा हूँ तो कम से कम 500 से ज़्यादा शिकायतकर्ता ऐसे होंगे जिन्होंने मल्टीपल शिकायतें की हैं, बल्क में की है, मतलब 200-300 से ज़्यादा शिकायतें की हैं। वो भी किच्छा के राजेश तिवारी 900 के आसपास बीजेपी के नेता हैं, BLA हैं वो। अच्छा। और उन्होंने 5906, हालांकि अभी जो एक ताज़ा आंकड़ा आ रहा है उसमें ये बता रहे हैं कि 6400 तक भी पहुंच गए हैं। अच्छा। तो 5906 तो हमारे भी रिकॉर्ड में है। तो एक तो वही है। अभी यही स्थिति नानकमत्ता में है, यही स्थिति अन्य विधानसभाओं में है। अभी तो क्या हो गया है, कल ही जो ताज़ा आंकड़ा है, एक व्यक्ति जो कई सालों से जेल में बंद है,
वो जेल से उन्होंने आपत्ति लगा दी। तो अगर वो जेल से आपत्ति लगा रहे हैं, ऑनलाइन आपत्ति लगा रहे हैं, तो उनको एक्सेस कैसे मिला होगा, कैसे उन्होंने वहाँ से ऑनलाइन आपत्ति लगाई होगी, क्या वो फ़ोन चला रहे थे जेल में। और ऐसे ही एक व्यक्ति जो मृत हैं, वो मृत व्यक्ति हैं, वो महिला हैं, वो मृत हैं, उन्होंने जो है किसी के नाम पर उनके एपिक आईडी से आपत्ति लग गई, उसमें फर्जी फॉर्म डाला है। ऐसे ही हरिद्वार में हमारे एक विधायक हैं जो संभवतः तीसरी बार के विधायक, वो वहाँ उनके नाम पर आपत्ति लगा दी। मुझे लगता है कि ये कर क्या रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट उठा रहे हैं, जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसमें एपिक आईडी पड़ा होता है, उसमें फ़ोन नंबर भी रहता है, और फ़ोन नंबर नहीं रहता, उसमें एपिक आईडी रहता है और फ़ोटो रहता है और नाम रहता है। तो ये वहाँ से नाम उठा ले रहे हैं, एपिक आईडी उठा ले रहे हैं और शिकायत कर दे रहे हैं। अब नंबर उनके पास है नहीं, क्योंकि नंबर अगर उनके पास होता तो सही नंबर लिखते, अब नंबर है नहीं तो नंबर की जगह वो कुछ भी लिख दे रहे हैं। तो इसलिए ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि इस तरह की जो आपत्तियाँ पूरी तरह फर्जी हैं। और दूसरा एक जो आया है कि फॉर्म 7 भरने में जो सबसे ज़्यादा जो लोग शामिल हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत BLA हैं। मैं निर्वाचन आयोग में भी अभी मैं जो ये फॉर्म्स आपको दिखा रहा हूँ जी, तो यही फॉर्म्स मैंने उनको बताया था उस समय, और तब मैं वीडियो भी नहीं किया था, तो लेकिन मैंने उनको बताया था कि ये इस तरीके की दिक्कतें हैं। और दरअसल इसमें एक और बात भी है कि ये फॉर्म छपकर कहीं बाहर से ही आ रहा है। अच्छा, ये कहीं बाहर से आ रहा है, और यहाँ जो हमारी जानकारी है वो यहाँ जो उनके विधायक हैं संबंधित विधानसभा के, उनको दिया जा रहा है कि ये आप जो है किसी भी तरीके से ARO से रिसीव कराइए, और ARO मजबूरी में रिसीव कर दे रहे हैं, और वो BLO को कह रहे हैं कि इन सब की एंट्री कीजिए। तो तब भी BLO के माध्यम से ये सूचनाएं आ रही थी कि हमसे गलत कराया जा रहा है। तो मैंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी के संज्ञान में इस बात को लाया, यही फॉर्म उनके समक्ष रखे, और उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रत्यावेदन दीजिए। तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रत्यावेदन दिए, सब कुछ हुआ। हम ये चाहते थे कि इस तरह के अपात्र जो आपत्तिकर्ता हैं उनकी आपत्ति को स्वीकार ही न किया जाए। जब तक उनकी पहचान को पुष्ट न किया जाए तब तक स्वीकार करना गलत है, नियम विरुद्ध है। प्रपत्र 7 का जो इस्तेमाल है वो किसी के नाम को कटाने के लिए, मतदाता सूची से अगर पृथक करना है उसके लिए भरा जाता है। तो उसके लिए कुछ कॉलम है, जैसे इसमें सबसे पहले आपत्तिकर्ता का नाम भरा जाएगा, जो व्यक्ति आपत्ति कर रहा है वो नाम लिखेंगे। उसके बाद उनका एपिक आईडी आएगा, जो उनका मतदाता पंजीकरण नंबर है वो आएगा। उसके बाद वो अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। इसके अलावा वो अपने किसी रिश्तेदार का भी फ़ोन नंबर उनको यहाँ पर लिखना है, लेकिन इसमें सभी आपत्तिकर्ताओं ने अपना लिखा है, कोई ऑप्शनल नंबर इसमें नहीं लिखा है। और इस पर वो आपत्ति का कारण बताएंगे कि क्यों फलां व्यक्ति पर वो आपत्ति कर रहे हैं। मान लिया जाए वो ये कह सकते हैं कि फलां व्यक्ति चूंकि मृत हो गए हैं और इनका नाम अब तक ड्राफ्ट रोल में आ रहा है, तो इसलिए वो सूचना आपत्ति कर सकते हैं कि भाई इनको हटा दिया जाना चाहिए। या वो पहले उनके पड़ोस में रहते थे, अब नहीं रहते हैं, अब कहीं अन्य चले गए हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, तो वो कारण रहते हैं। तो कुछ कारण हैं, मतलब वो ये भी बता सकते हैं कि पहले से 2 जगह एनरोल्ड है, या वो ये भी बता सकते हैं कि ये भारत के नागरिक नहीं, जो भी कारण होगा ऐसा कोई उचित कारण कह करके वो आपत्ति लगा सकते हैं। तो फिर ये आपत्ति जब लगाएंगे तो ये फिर वो अपना एड्रेस भी देंगे उसमें, लेकिन आपत्तिकर्ता ने अपना एड्रेस कहीं भी नहीं दिया है। मैं अभी भी आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आप कोई सा भी फॉर्म देख लीजिए, उनको आपत्तिकर्ता का एड्रेस उनके पास है ही नहीं। अच्छा, आयोग के पास आपत्तिकर्ता, जैसे इसी केस में मनीष पवार आपत्ति करता है, तो मनीष पवार को पता ही नहीं है कि उसके नाम से कोई आपत्ति लगी हुई है। हमारे पास तकरीबन 300 साढ़े 300 एफिडेविट हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया अब तक। जो मनीष पवार टाइप के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि तो हमने तो लगाई ही नहीं आपत्ति। तो हरिद्वार से, किच्छा से,
जसपुर से, हल्द्वानी से, नानकमत्ता से, गदरपुर से, तो बहुत सारी विधानसभाओं से लोगों ने कहा यार हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। तो इस तरीके की फर्जी आपत्तियां ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संगठित प्रयास से और पूरा उन्होंने गिरोह बना करके संगठित रूप से इस फर्जीवाड़े को किया है। और यहाँ पे ये वो भी घोषणा है कि हाँ, ये घोषणा है। अगर मैं झूठी आपत्ति लगा रहा हूँ तो ये इस तरह से ये लिखा है, मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडनीय है। तो ये भरकर के तो सर ना कि मतलब जैसे यहाँ पे तो ये प्रॉपर लिखा हुआ है जी, मतलब जो लोग झूठी आपत्ति लगा रहे हैं उनके लिए सजा के प्रावधान भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो इन लोग आपत्ति लगा रहे हैं जब उनकी पहचान ही पुष्ट नहीं है जी, तो उनको सजा भी कहाँ से होगी? मतलब इसीलिए हमने इस बात को कहा था कि जब इनकी पहचान ही स्पष्ट नहीं है तो अगर किसी भी शिकायत में आप किसी भी न्यायालय में चले जाइए, आप किसी भी कोई जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत होइए, तो जब आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं है, जब आपत्तिकर्ता की कोई पहचान ही नहीं है, तो उनकी शिकायत को कैसे मेंटेनेबल माना जा सकता है, कैसे सुनने योग्य माना जा सकता है। मैंने इस सवाल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी के समक्ष भी प्रस्तुत किया। मैंने रखा कि कैसे हम, जब आपत्तिकर्ता की पहचान ही नहीं तो हम उस सुनवाई किस बात की है, हम किस पर सुनवाई करें। और इसके अलावा हमने उनसे ये भी कई सवाल किए कि एक बार हमको पात्रता बताइए कि कौन आपत्तिकर्ता पात्र होगा, उसकी पात्रताएं क्या क्या है। तो उसको लेकर के भी निर्वाचन आयोग के पास बहुत ज़्यादा उनके पास जवाब है नहीं। हम ये चाहते हैं कि नोटिस, अब जिन पर आपत्ति लगी है कम से कम उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। तभी जो SIR हो रहा है उसका जो मूल उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से वो हो रहा है, पात्र लोग मतलब छूट ना पाएँ और गलत लोग जुड़ ना पाएँ, तभी वो पूरा हो सकता है। तो कांग्रेस ने उत्तराखंड में चल रही SIR की इस प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। जिन नामों पर आपत्तियां लगाई गई हैं उनमें से अधिकतर नाम उत्तराखंड के माइनॉरिटीज़ हैं, या यूँ कहें तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनमें से अधिकतर हैं। ऐसे में स्थानीय लोग भी और संबंधित समुदाय के लोग भी इस बात का विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में सामने आ रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि SIR की प्रक्रिया निष्पक्ष तौर पर हो ताकि इस प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बढ़े और विश्वास बढ़े। इसी तरह की और भी रिपोर्ट्स के लिए बने रहें 12 बजे।